एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट। कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सजग रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। ठीक है, आज हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 29 जुलाई 2020 को हमें देखने को मिली। तो हम देखते हैं इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, बट ये समझने से पहले हम लोग इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। ओके, तो आइए हम एक बार इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ध्यान देते हैं। The national policy on education is a policy formulated by Government of India to promote education amongst India's people. The first NPE was promulgated by the Government of India by Prime Minister Indira Gandhi 1968, the second by Prime Minister Rajiv Gandhi 1986 and the third by our Honorable Prime Minister Narendra Modi in 2020. Okay, ये तीन हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लिया। थोड़ा सा इसे विस्तार से समझ लेते हैं, उसके बाद हम जज करेंगे कि इस बार की NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी इन बोथ द रूरल एंड अर्बन इंडिया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एजुकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया एंड द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 1949, यूनिवर्सिटी सेकेंडरी एजुकेशन 1952 से 1953 एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड द कोठारी कमीशन 1964 से 1966। कोठारी कमीशन का जिक्र वीडियो के बाद में भी मैं करूंगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सच एज IITs इन 1961 इसको स्पॉन्सर किया। एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन NCERT की स्थापना कर दी, विच वुड एडवाइस द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स on formulating and implementing education policies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत स्कूली और उच्च शिक्षाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति ने 34 साल पुराने NPE 1986 की जगह ली है और इस शिक्षा नीति के तहत 10+2 फॉर्मेट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो एक बार मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाना चाहूंगा कि 10+2 फॉर्मेट को हटा के कौन से फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। ओके, 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब देखिए, यहां मैं बताता हूं एज ग्रुप एंड यहां पे मैं बताता हूं क्लासेस। एज ग्रुप 3 to 8, 9 to 11, 11 to 14, 14 to 18। ठीक है, ये एज ग्रुप मैंने बताया। अब क्लासेस देखते हैं। प्राइमरी टू 2, 9 to 11, 3 to 5, 11 to 14, 6 to 8, 14 to 18, 9 to 12, जिसमें आपने जरूर देखा होगा कि इस एज ग्रुप के बच्चों को सरकार कोडिंग सिखाना चाहती है। इस पॉलिसी के तहत कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग किस लिए? क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच देने के लिए एंड साइंटिफिक टेम्पर के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी एज ग्रुप में स्टूडेंट्स को इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराए जाएंगे। ठीक है, 10 days बैकलेस पॉलिसी के तहत। ओके, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है। इसके साथ ही साथ दूसरी जो बदलाव की गई है, पहले क्या होता था, पहले के फॉर्मेट में क्या था, UG अंडर ग्रेजुएशन, देन PG पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आपको MPhil करना पड़ता था, फिर आप PhD करते थे। बट इस नए पॉलिसी में MPhil को हटा दिया गया। आप 2 years का MPhil करते थे, इसे हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट आप PG के बाद PhD कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, वो टर्म्स मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। टर्म्स है मल्टीपल एंट्री एग्जिट। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है? अगर सपोज आपने
ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट कराया एंड 1 ईयर के बाद आपने पढ़ाई ड्रॉप कर दी, तो 1 ईयर पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा और दैट विल बी योर एकेडमिक क्रेडिट। 2 साल पे छोड़ा डिप्लोमा, 3 साल या 4 साल पे छोड़ा तो आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ एक और टर्म यूज हो रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब 10+2 फॉर्मेट में क्या होता था, 10+2 के फॉर्मेट में क्या होता था, जैसे ही हम क्लास 10 को पास करते थे इसके बाद एक डिसिप्लिन चूज करने की नीड आती थी, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो अब ये चीज भी हटा दी गई है, ये चीज भी हटा दी गई है। ओके, तो अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि क्लास 10 के बाद आपको डिसिप्लिन चूज करना है, आपको आजादी है, आप कोई भी डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। अमूमन एक इंजीनियर फिल्म मेकिंग का कोर्स कर सकता है, एक फिल्म मेकिंग पढ़ने वाला स्टूडेंट इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर सकता है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स फॉर ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या है? ब्रॉड बेस्ड का मतलब है होलिस्टिक अप्रोच टू लर्न एंड लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। फ्लेक्सिबल लर्निंग आप लोगों को पता है मल्टी डिसिप्लिनरी से ही समझ में आता है। इस पॉलिसी का दूसरा एम ये है टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। अब बात करते हैं कुछ कमीशन के बारे में, जैसे यूजीसी एंड एआईसीटीई। इन दोनों कमीशन को हटाकर एक नए कमीशन का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। देखिए, ब्रॉड बेस्ड की जरूरत क्यों पड़ी, इस पॉलिसी में ब्रॉड बेस्ड जैसे टर्म को क्यों डाला गया, इस चीज को हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक सिविल इंजीनियर को एक डैम बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, बट इसके साथ ही साथ ही नीड्स टू नो द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग अ डैम, उसे ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बातें की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीजें प्रॉस थी। अब हम बात करते हैं कॉन्स की। मैंने आपको बताया था एज ग्रुप के बारे में एंड क्लासेस के बारे में, तो आप यहां ध्यान देंगे फॉर्मेट क्या था, फिर बताता हूं मैं। 5+3+3+4 का फॉर्मेट है, 10+2 फॉर्मेट चला गया। देखिए, यहां पे जो आपके पहले 3 इयर्स होंगे, एजुकेशन के पहले 3 इयर्स होंगे, इसके 2 फॉर्मेट हैं, 2 मॉडल है, ठीक है। पहला मॉडल क्या कहता है, आंगनवाड़ी, और दूसरा, पहला मॉडल आंगनवाड़ी मॉडल, दूसरा मॉडल है प्री प्राइमरी मॉडल, जो हम प्ले स्कूल भी समझ सकते हैं। अब ये बताइए, कोई एक बच्चा आंगनवाड़ी में 3 साल पढ़ रहा है और कोई दूसरा बच्चा प्री प्राइमरी मॉडल किसी प्राइवेट प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप ये बताइए उन दोनों के ज्ञान का स्तर क्या होगा, क्या बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आंगनवाड़ी में आपको सेविकाएं मिलेंगी जो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं होती, यहाँ पे आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे जिन्हें काफी अच्छे से पता होता है कि एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इस पॉलिसी में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टेट्स दैट द वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन द कंट्री थ्रू अ न्यू लॉ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नया नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2010 में जब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, तब उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जो थी द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशंस। इस बिल का उस समय इसी बीजेपी सरकार ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था दे वुड रेज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब वही चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं, बट इस बार वो मुद्दा नहीं है कि दे वुड रेज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बट इसके साथ एक नई बात को इस पॉलिसी में जोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो फी कैपिंग का भी ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, इस बात को भी हम आंख बंद करके मान लेते हैं। अब मैं आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से ही एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी की बात की जाए, हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहाँ सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने की 1 साल की फी की बात की जाए तो वो है 40 लाख रुपए, खाना पीना छोड़ के। अब 40 लाख में अगर हम इंडिया की बात करें तो 40 लाख में मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे स्कूल से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो जाएगा एंड कुछ पैसे बच भी जाएंगे। सीधे शब्दों में बात की जाए तो ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड एंड पुअरली फंडेड है। हाईली रेगुलेटेड क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा,
एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा, एजुकेशन कमीशन होगा, रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी, SCERT होगा, NCERT होगा। तो इतनी सारी कमीशन कमेटी होंगी, ठीक है। आप तो कह रहे थे कि हम सभी चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, एक ही ऑर्गन होगा, एक ही कमेटी होगी, तो मामला फिट नहीं बैठा। दूसरा, ये कहते हैं कि नर्सरी से क्लास 12 तक के एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी कर दिया जाएगा। मैंने कोठारी कमीशन याद रखने को कहा था, कोठारी कमीशन 1964 से 66। कोठारी कमीशन में ये क्लियर कह दिया गया था कि GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए या धीरे धीरे होगा। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि एजुकेशन को ये बेहतर करेंगे, ठीक है। 2014 में इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ डिक्लेयर किया था। इन्हें ये चीज़ बनाने में 6 साल लग गए। एंड पुअरली फंडेड क्यों? पुअरली फंडेड ये कहते हैं कि GDP का 6% ये इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक तो 3% होता था, अचानक से डबल कैसे होगा, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये कहते हैं बाद में इस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। विचार किया जाए इज अ डिफरेंट थिंग, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है, एंड ये दोनों सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इसके जगह पर जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में थी उसे बेहतर और दुरुस्त किया जाना था। बहरहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बातें बहुत हुई। अब हम ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, वो बेहतर जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्या है उनके राज्यों में। बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और सरकार नई पॉलिसी ना लाकर, ये पॉलिसी मुझे सिर्फ एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन लगता है और कुछ नहीं। सरकार को चाहिए था कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इतनी दुरुस्त बना दे कि प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आवश्यकता ही ना पड़े। एंड एक ऐसा रूल निकल जाना चाहिए कि जो नेता जिस एरिया से जीतता है उस एरिया के सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ना चाहिए या पढ़ना होगा। ये रूल ना निकालकर ये फालतू की पॉलिसीज़ निकलती हैं जिनमें बहुत सा पैसा खर्चा होता है, एंड ज़मीनी हकीकत उसके विपरीत निकलती है। इन सभी चीज़ों के बीच में अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ मुझे लगता है पूरे स्कूल में इक्का दुक्का टीचर ही सारे बच्चों को देखते हैं। कहीं तो हालात इतने बदतर हैं, जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं, कोविड के टाइम में वहाँ पे अंडर वाटर कोविड सेंटर खोल दिए गए हैं। है नॉर्मल हॉस्पिटल्स ही, बट बाढ़ की समस्या इतनी विषम हो गई है कि बेड के नीचे पानी, डॉक्टर्स ठेले पर आ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। इन व्यवस्थाओं को ठीक करें, नई व्यवस्थाएं स्थापित करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दी जाए, चरमराई व्यवस्था को ठीक कर दी जाए, दुरुस्त किया जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। इन सभी चीज़ों के बीच में मुझे मजाज लखनवी की कुछ लाइनें याद आती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि सरकार इसे अपना मास्टर स्ट्रोक कहती है। मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा, बट सरकार के हर मास्टर स्ट्रोक से एक खास तबके के लोगों को दिक्कत होती है। वो है निम्न कोटि के लोगों को, जो मजदूर हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब मैं लाइनें बताता हूँ, तो उसके बाद हम लोग अलविदा कहेंगे। मेहनत से माना चूर है हम, आराम से कोसों दूर हैं हम, पर लड़ने को मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटेंट अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिए, एंड अपने लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।